गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्या है? पल्मोनरी में लंग्स हो गया। एम्बोलिज्म मीन्स होता है कि जो क्लॉटिंग हुई है, ब्लड क्लॉटिंग होती है हमारी बॉडी में, जब कहीं इंजरी हो जाती है, इंजरी होने पे क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट हो जाता है और इस ब्लीडिंग जहाँ होती है स्टॉप हो जाती है। अगर किसी किसी ऐसे डिजीजेस के कारण ये जो बोल सकते हैं क्लॉटिंग हो रही है, ये ब्लड सर्कुलेशंस में क्लॉटिंग हो रही है, चली जा रही है, सर्कुलेट कर रही है उसके साथ, तो उसे कहते हैं ब्लड एम्बोलिज्म। ठीक है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म कैसे होता है? जैसे कि हम किसी पेशेंट्स को क्या करते हैं, जब फ्लूइड का मैनेजमेंट करते हैं, जब पानी चढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है कि जब जो ट्रांसमिट जो पाइप होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एयर ले लेता है, तो वो जाके बॉडी में एयर का एम्बोलिज्म कॉज करता है। एम्बोलिज्म मीन्स होता क्या है? जैसे ये सर्कुलेशंस है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट सर्कुलेशंस है। अगर एम्बोलिज्म आया, ठीक है, तो ये सर्कुलेशंस में डिस्टेंस डाल देगा। ठीक है, उसी को कहते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म बहुत तरीके की होती है, जैसे कि फ्लूइड एम्बोलिज्म, ब्लड एम्बोलिज्म हो गया, एयर एम्बोलिज्म हो गया। ठीक है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड्स होती है उसमें भी एम्बोलिज्म कॉज करता है। ठीक है, तो बहुत सारे एम्बोलिज्म हो गए होते हैं। ठीक है, एम्बोलिज्म वाले डेजी बोल सकते हैं कि उसमें टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बस यहाँ से मोटा मोटा समझिए एम्बोलिज्म होता क्या है। एम्बोलिज्म वही होता है, ये फर्स्ट वन पहले तो सर्कुलेटिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे बड़ी वेन है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का एम्बोलिज्म बन गया, क्लॉट हो गया। ठीक है, ये सर्कुलेट करते करते क्या करेगी, छोटी वेन में चली जाएगी। छोटी वेन में जाएगी तो यहाँ पे जा नहीं पाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट कॉज करेगी, तो उसी को कहते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनाथ से ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिटेली में डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, कि ये कंडीशंस कॉज करे तो हमें क्या क्या करनी चाहिए। ठीक है, हमारे मेडिकल फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शंस क्या है, एम्बोलिज्म के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द ब्लॉकेज ऑफ द नियर मोर पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये कहाँ एम्बोलिज्म मतलब बताया हमने। ठीक है, तो पल्मोनरी मतलब लंग्स में। ठीक है, ये लंग्स में जो एम्बोलिज्म कॉज हो रहा है, ब्लॉक किसको कर रहे हैं, नियर बाई लंग्स को। जैसे कि ये हमारा लंग्स है, इसमें हो गया यहाँ की जो वेसल्स है, यहाँ की जो आर्टरी है, ठीक है, उसमें हो गया है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म हो गया है तो ये नियर बाई किसको कॉज करेंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी जो है इन द लंग्स की, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको जाके, या बड़ी वेन से बड़ी आर्टरी से जाके छोटी, जहाँ नैरो हो जाती है आर्टरी वगैरह, वहीं पे जाके अटक जाती है। ये सर्कुलेटिंग होती है एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये टिपिकली वहीं पे स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप कर देती है, रोक देती है, फिर क्रिटिकल कंडीशंस कॉज करती हैं। ठीक है, तो इसी को कहेंगे एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये टिपिकली कॉजिंग बाय ब्लड क्लॉटिंग। ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है टिपिकली किससे कॉज कर रही है, तो ब्लड क्लॉटिंग से। हमारे बॉडी में अगर जो होता है कि किसी वजह ब्लड क्लॉट हो गया है, तो वो एम्बोलिज्म कॉज करेगा ही करेगा। दैट हैज़ द ट्रेवल्स फॉर अदर पार्ट्स। ये जो एम्बोलिज्म होता है, ये ट्रैवल करती है अदर पार्ट्स में, अदर आर्टरीज में। ठीक है, ये ट्रेवल करके कहाँ, जहाँ नैरो मिल जाता है वहीं रुक जाती है और वहीं कॉज करना स्टार्ट कर देती है। इसी को कहेंगे पल्मोनरी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफिनेशन देखते हैं। एनी मूवेबल सब्सटेंसेस ब्लॉक इज देयर पल्मोनरी। जो एम्बोलिज्म होता है, एम्बोलिज्म में क्या होता है कि पल्मोनरी को अगर ब्लॉक कर दिया है, तो एनी मूवेबल, जैसे ईयर्स हो गए, फैट्स हो गई, ठीक है, कोई भी हो गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी या वेन को ब्लॉक कर रही है, तो उसे कहेंगे पल्मोनरी
एम्बोलिज्म, ठीक है। तो सर्कुलेशन इज द कॉल्ड बाय पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। जो भी क्लॉटिंग है, सीधा सा फंडा ये है इसमें, हम डेफिनेशन में देखते हैं कि एनी मूवेबल, कोई भी मूवेबल सब्सटेंसेस है वो क्या कर रही है, ब्लॉकेज कर रही है पल्मोनरी को, ठीक है, सर्कुलेट करके आ रही है, ब्लॉक कर दे रही है पल्मोनरी वेन या नार्टरी को, कॉल्ड बाय एम्बोलिज्म। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन के लिए, मेडिकल लाइंस के लिए, एंड नॉर्मली भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंडीशंस आती है तो आप उस समय क्या रिएक्ट कर सकते हो, कहीं रास्ते में और फर्स्ट एड देना है पेशेंट, ऐसा ही कुछ उसको कंडीशंस है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकुल दूसरा डिफिनेशन को देखते हैं तो अकोजन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी बाय द ब्लड क्लॉट इन द वेरियस सर्कुलेशन मोस्टली कॉज्ड बाय डीवीटी, ठीक है। तो ये अकोजन्स मतलब अकर हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, जब जैसे कि कहीं एम्बोलिज्म होगा हमारी बॉडी में, ये हमारे लंग्स की आर्टरी में आके कहीं बज गया है, ठीक है, बज गया है, नैरो पाके बज गया है, तो क्या करेगा कि इसमें बताया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो वेरियस सर्कुलेशन से वो कहीं भी सर्कुलेट कर सकता है, ठीक है। वो मोस्टली कॉजेज किससे करता है, ये एम्बोलिज्म कॉज किससे करता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका कहने का मतलब ये है कि एम्बोलिज्म कहीं भी हो रहा है, ये मूवेबल है, मूव करके डीप वेन जो पतली वेन है वही कॉज कर रहा है, यहीं पे जाके अटक जा रहा है, तो वहीं पे कॉज करेगा एम्बोलिज्म, ठीक है। इसमें ऑब्स्ट्रक्ट कॉज करेगा तो क्या क्या परेशानी हो सकती है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन टाइप्स देख लेते हैं इसकी, एम्बोलिज्म के जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है कि वो कितना क्रोनिक है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन स्मॉलर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इस कंडीशंस में जो एम्बोलिज्म हुआ है बहुत माइनर सा होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जो होते हैं कि कॉज क्या करता है, तो ये सोगी कॉज करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कॉज करेगा, क्योंकि ब्लड जो एयर और ट्रांसमिशंस है वो हल्का सा क्या होगा कि सर्कुलेशंस में प्रॉब्लम होगा या ट्रांसमिशंस में प्रॉब्लम होगा, चेस्ट पेन कॉज करेगा, डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा, अगर है कुछ माइनर सा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, डिसफंक्शंस बस कॉज करेगा। नेक्स्ट वन होता है कि मीडियम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मीडियम पल्मोनरी एम्बोलिज्म मीन्स क्या होता है कि ये इतना जगह स्पेस कर रही है, ठीक है, बहुत माइनर सा जगह दे रही है ट्रांसमिशंस के लिए, और इसमें डिफ़िकल्टी जो होगा कि मीडियम साइज में ज़्यादा लो होगा ना ज़्यादा हाई होगा। जैसे ये कॉज किससे करता है, तो ये कॉज करती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और बोल सकते हैं कि चेस्ट पेन भी कॉज कर सकती है, और ट्रैकी पीनिया वगैरह कॉज कर सकती है, ब्लड जो होता है कि सर्कुलेशंस वगैरह एयर के नहीं जा सकते हैं। प्लूरल रफ्स कॉज कर सकती है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो रफ हो सकती है, आई मीन घिसना जिसको बोलते हैं वो रफ हो सकती है, ये कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि मैसिव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये क्या करती है, जो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है ये पूरे वेन को ही कवर कर लेती है, ये ट्रांसमिशन का जगह ही नहीं देती है कहीं से, और ये कॉज करती है शॉक। हमारे जब लंग्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स स्टॉप हो जा रहे हैं तो ब्लड नहीं मिलेगी, तो क्या करेगी, जो एयर नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो एक्सचेंज कैसे करेगी, तो ये शॉक कंडीशंस में चली जाएगी, इसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा तो ये जीवित कैसे रहेगी हमारी लंग्स। तो इसमें क्या होता है कि इस एम्बोलिज्म में सडनली डेथ भी हो सकती है, शॉक के कंडीशंस में भी पेशेंट जा सकता है, और इस कंडीशंस ये है तो क्रोनिक चेस्ट पेन भी होगा, और
सीओपीडी कॉज करेगा, अनदर जैसे एम्फाइजिमा हो गया, निमोनिया वगैरह हो गया, और जो फ्लूइड का अकुमुलेशंस हो गया, लंग्स विस्कस वगैरह हो गया, ये सब कॉज कर सकते हैं। और नाइट में क्या होता है कि इसमें स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ही होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्कार्स वगैरह पड़ने लगेंगे, जो लंग्स होगा उसमें क्या होगा कि तो जो लंग्स नॉर्मल जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा एकदम डिस्टरबेंस हो जाएगा, प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये कंडीशंस आती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज। ये कॉजेज क्या है? फर्स्ट वन तो जो किसकी वजह से ये एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है वो सब देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या होता है, हमने आगे बताया, अगर एम्बोलिज्म किसी भी पार्ट में बना हुआ है वो सर्कुलेट करके एक डीप वेन है, अंदर की वेन है, पतली वेन है, नैरो वेन है, इसमें जाके ये ऑब्स्ट्रक्ट कॉज कर दे रहा है, इस वेन को ही बंद कर दे रहा है, उसी को कहेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब जो होता है कि डीप वेन में जाके ये क्लॉटिंग जो होता है, थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस मतलब जो होता है कि क्लॉटिंग होता है। क्लॉटिंग किसका होता है? तो वो ब्लड का क्लॉटिंग होता है, तो वही जाके नैरो जो आर्टरी है, जो वेन है नैरो, उसको ब्लॉक्ड कर दे रहा है, उसी को कहेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट वन फैट थ्रोम्बोसिस। अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड वेसल्स में, ठीक है, फैट का ज़्यादा हो गए हैं, फैट की वजह से फैट का अकोमुलेशन हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये भी एम्बोलिज्म कॉज करता है। अगर कहीं पे फैट का अकोमुलेशन हो गया है, नैरो हो गई है आर्टरी, उसके वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे। अगर कहीं एम्बोलिज्म हुआ है, ये भी आके यहीं पे अटक जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन होता है कि एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है कि जो वेसल्स होती है उसमें क्या होता है कि बबल्स एयर ले ले, ठीक है, यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे ब्लड नहीं है, यहाँ पे एयर है, इसके वजह से भी, एयर एम्बोलिज्म की वजह से भी क्या होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट, पल्मोनरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये मूवरेबल होते हैं, ये जाके डायरेक्ट लंग्स को एक्सचेंज करते हैं ब्लड्स वगैरह, तो उसमें जाके क्या करेंगे कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कॉज कर देंगे। मेजर सर्जरीज हुई हैं, मेजर सर्जरीज में क्या होता है कि अगर मेजर सर्जरी हुई है, ब्लड क्या होता है कि मेजर सर्जरी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो क्या होता है कि अगर एयर के संपर्क में आ गया जो ब्लड होता है तो क्लॉट हो जाएगा तुरंत। अगर उसके वजह से क्या होता है कि कहीं पे क्लॉटिंग्स हो गए हैं ब्लड में, कहीं पे क्लॉटिंग्स हो गया, वो मूव कर गए हैं, ठीक है, वो मूव करके जाके पल्मोनरी वेसल्स एंड ब्लड में क्या होता है कि स्टॉप हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं, तो उसे कहते हैं मेजर सर्जरी की वजह से एम्बोलिज्म कॉज करना। नेक्स्ट वन होता है कि प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी की कंडीशंस में क्या होता है कि जो हीमोफिलिक पे इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हीमोफिलिक वगैरह पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती है अंदर ही, या ब्लड ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट, जो पर्सन है स्मोक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। प्रोलॉन्ग बेस्ट रेस्ट वगैरह, अगर दूर समय तक कोई रेस्ट कर रहा है, जैसे कि दूर समय तक रेस्ट कोई करता है तो उसको बेड सोर हो जाती है। अगर सर्कुलेशन ये मेंटेन नहीं रहेगा तो ये होगा, ऑब्वियसली बेड सोर्स वगैरह होंगे, एम्बोलिज्म होंगे, कहीं कहीं ब्लड क्लॉट हो जाएंगे, तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है। एंड अनदर कंडीशंस में आएंगे, जैसे कि आप अगर क्या होता है कि प्रोलॉन्ग टाइम मोबिलिटी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, अगर ये पे जो होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह है वो इम्बैलेंस हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकते हैं। देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी कैसे कॉज कैसे करता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजी, एवरीथिंग आर इटियोलॉजी टू एम्बोलिज्म ऑर्गेनाइज होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस से। अगर किसी ड्यू टू इटियोलॉजी किसी भी कारण, ठीक है, जो एम्बोलिज्म ऑर्गेनाइज्ड हुए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि लो ऑब्जर्व ऑफ द ब्लड फ्लो, देयर इज द फोर्स, देयर इज वेंटिलेशंस बट नो परफ्यूजन,
तो ये क्या करेंगी, जो इसमें सीधा से कहने का मतलब है, जो इससे कि थ्रोम्बोसिस हो गया है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, ठीक है, तो ये फोर्समेंट जो सर्कुलेशंस होगा, ब्लड सर्कुलेशंस होगा, ये फोर्सली इसको लेके आएगा, ठीक है, सर्कुलेट करेगा। तो डीप वेन वेन जो होगी, ब्लड वेसल्स जो होगी, पर वहाँ पे जाके वो क्या करेगी कि obstruct कॉज कर देगी, परफ्यूजन उसका जो हुआ है, ठीक है, परफ्यूजन किसी का हो गया, ठीक है, तो क्या करेगी कि अफेक्ट करेगी वेंटिलेशंस को और प्रेशर्स देगी वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा कि सो इंक्रीजिंग पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, जब वो इंक्रीज करेंगी पल्मोनरी प्रेशर, जैसे कि ये नैरो है तो यहाँ पे प्रेशर प्रोवाइड करेगी, प्रेशर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएगी, तो जो एयर जो सर्कुलेशंस है वो सोचेगा कि इसको बाहर निकाल के क्या हम सर्कुलेशंस को बढ़ा पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉजिंग बाई पेशेंट साइड हार्ट वर्क लोड, जो हार्ट वर्क लोड मतलब ये हो रहा है हमारे पल्मोनरी में, पल्मोनरी क्या करती है कि एक्सचेंज करती है ब्लड को ऑक्सीजनेशन से डीऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजनेशन बनाती है, ठीक है, ये तो हमने ब्लड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में नॉर्मल पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या करेगी, वर्कलोड बढ़ जाएगा, उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो पंपिंग करना एकदम डीपली पंप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। टू द मेंटेनिंग पल्मोनरी बिटवीन फ्लो फॉलो, जो पल्मोनरी होगा उसका जो फॉलो होगा, ठीक है, फ्लो होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि मेंटेन नहीं होगा, इनबैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट, तो राइट साइड का जो होता है कि हार्ट फेल्योर कॉज करेगा। क्यों राइट साइड का हार्ट फेल्योर कॉज कर रहा है, क्योंकि वहीं से प्रेशर बढ़ रहा है, वहीं से क्या हो रहा है कि जो ब्लड होता है जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है, जैसे कि उदाहरण में हम बता देते हैं, ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि क्या होता है कि पल्मो जो होता है कि पल्मोनरी ट्रंक होता है, यहीं से जाता है ब्लड हमारे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के बाद आता है वेंट्रिकल में, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे एम्बोलिज्म है तो क्या होगा कि यहाँ का जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो क्या यहाँ पर जाएंगी, नहीं जाएंगी, प्रेशर पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, झटके से जब जाएगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा, तो वो रिटर्न आएगा, तो क्या होगा कि जो हमारा वर्क लोड होगा, हमारा हार्ट का जो वर्क लोड होगा वो बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत प्रेशराइज्ड हो जाएगा, ये कंडीशंस आती हैं, ठीक है। इट्स कैन लीड टू द डिक्रीज्ड आउटपुट एंड डिक्रीज्ड बिटवीन द प्रेशर, जो आउटपुट है, जो पल्मो जैसे लंग्स है, ठीक है, ये पल्मोनरी का जो पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेंट्रिकल में आ रहे हैं उसका जो आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, या बोल सकते हैं जो कमी है वो कम हो जाएगा, और जो जा रहा है वहाँ पे थ्रोम्बोसिस है तो वो भी जाना स्टॉप हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ना ब्लड जो हमारा लंग्स होगा उसमें ब्लड वेसल्स नहीं जाएंगे, तो शॉक का कंडीशन वो फंक्शन करना फेल्योर कर देगा या बंद कर देगा, और ब्लड पे प्रेशर पड़ने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अनदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देख लेते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो फर्स्ट में होता है कि हमारा यसोबी, यसोबी मतलब स्टॉप क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ये सो भी हमने सॉरी गाइस हमने राइट डाउन नहीं करा है क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, ये सो भी कॉज करेगा फर्स्ट वन, तो ये सो भी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि वो जो एम्बोलिज्म है वो ब्लॉक्ड कर दे रहा है, जब सर्कुलेशन को ही ब्लॉक्ड कर देगा तो चेस्ट पेन होगा, डीप ब्रीथिंग्स वगैरह होंगी, तो उसकी वजह से ये सो भी वगैरह कॉज चेस्ट डाइ और क्या होगा कि जो चेस्ट होगा वो डीप पेन करेगा, ठीक है, और टैकीकार्डिया होगा, जो होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारे हार्ट में हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, बीपी नॉर्मल बीपी जो होती है कि अनबैलेंस्ड हो जाएगी,
ट्रैकीकार्डिया हो जाएगी, ठीक है। तो और डिस्पीनिया हो जाएगा कि सर्कुलेशंस जो है एयर सर्कुलेशंस वो कम हो जाएगा। जो होगा कि प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग पे, इतना तो हमें पता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो स्वेटिंग वगैरह और साइन सिम्टम्स शो आउट होंगे पल्मोनरी प्रेशर से, तो स्वेटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या होगा कि चेस्ट पेन होगा, कॉम्प्लिकेशंस में जो होता है कि हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि हार्ट फेल्योर, कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट फेल्योर देखने को मिलेगा। ये सब क्या होता है कि ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब मेन क्या होता है कि जो मेन चीज़ होती है उसको हमें देखना होता है, ठीक है। और कोई बहुत सारे साइन सिम्टम्स एक जैसे दिखेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। एक मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स होता है जो परफेक्टली उसी डिजीज का ही होता है, ठीक है। तो ये उसमें ये परफेक्टली जिस डिजीज का है वही साइन सिम्टम्स है, इसलिए बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम क्या क्या करेंगे अगर पेशेंट के पास ऐसा पेशेंट का कंडीशंस है तो आया है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शंस में ये देखेंगे कि पहले पास्ट में कभी सर्जरी हुई है या कोई मेडिकेशंस वो ले रहे हैं जिसकी वजह से एम्बोलिज्म कॉज करा है। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टोल देखेंगे, उनका चेस्ट या सर्कमफ्रेंस देखेंगे, पेन हो रहा है तो कहाँ पेन हो रहा है ये सब देखेंगे। फिर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना है, प्रेशर को हम मॉनिटर करेंगे। इसको मॉनिटर करेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन होता है कि डायग्नोसिस में डी डाइमर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट में जैसे हम किसी डाइमर का यूज कर, डाइमर इसमें डाई का यूज करके पेशेंट को डाई देंगे थ्रू द इंजेक्शंस वगैरह, या बोल सकते हैं ब्लड टेस्ट में भी। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि इस डी डाइमर में ब्लड सैंपलिंग लेंगे, उसमें क्या होता है कि इस कंडीशंस में मेजर करते हैं कि कितना लेवल है, किस चीज़ का लेवल है, तो कितना लेवल है, कितना बड़ा है वो, एम्बोलिज्म कितना ब्लड क्लॉट हुआ है, कहाँ पे है, ठीक है। ये डाइमर के कंडीशंस में ये देखते हैं, डी डाइमर असेसमेंट में ये देखते हैं। और डी डाइमर जो डाई होता है वो 500 mg इसमें इंसर्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में भी ब्लड में इंसर्ट करते हैं कि पता चल जाए कहाँ पे वो प्रेजेंट है। जैसे कि टीबी वगैरह में नहीं होता है कि कोई हम इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, ये डाइमर इंजेक्शन दे रहे हैं, जहाँ पे एम्बोलिज्म है वो सर्कमफ्रेंस करके वहाँ पे बता देती है, वहाँ पे कलर शो कर देती है, यहाँ पे इतना बड़ा एम्बोलिज्म है। तो ये डाइमर का फंक्शंस होता है। और पेशेंट को क्या करेंगे कि उनका ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करेंगे, फिर उसको एक्सरे वगैरह करेंगे, अगर बड़ा एम्बोलिज्म है तो पता चल जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वन देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो मेडिकल मैनेजमेंट में 2 मैनेजमेंट आते हैं, मैनेजमेंट में 2 मैनेजमेंट आते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को मेडिसिन देके ट्रीट करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट है जो कि केवल थ्रोम्बोसिस के लिए होता है, ठीक है, सॉरी एम्बोलिज्म के लिए होता है। एंटी कोगुलेटिंग, थ्रोम्बोसिस हुआ है, कोगुलेटिंग हुआ है, उसके लिए एंटी कोगुलेटिंग ड्रग। एंटी कोगुलेटिंग ड्रग मतलब ना जो कोगुलेट हुआ है, जो ब्लड कोगुलेट हुआ है, क्लॉट हुआ है, वो उसको क्या करना, तोड़ के ब्लॉक करके उसको बनने ना देना, वो ड्रग ऐसा होता है। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग क्या होती है, तो हेपारिन। हेपारिन जो ड्रग होता है, अगर आपका ब्लड जो होता है वो ठीक हो गया है, जिससे हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं, वो ब्लड ठीक हो गया, चेस्ट पेन, क्रोनिक स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, तो ये हेपारिन देते हैं ताकि जो ब्लड होगा
वो थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जो ब्लड सॉकिंग वगैरह हो रहे हैं, जो ऑर्गन सॉकिंग वगैरह हो रहे हैं, सबको ब्लड पहुंच जाएंगे, इसलिए थीन करा जाता है इसमें। तो इसमें इसके नाम से आते हैं जैसे कि लोवेनॉक्स, इसके नाम से, हिपैरिन के नाम से लोवेनॉक्स आते हैं मार्केट में। तो ये क्या होता है कि जो ये मेडिकेशंस होते हैं, ये यही फंक्शन करते हैं कि जो ब्लड होता है, जो क्लॉटिंग है, उसको थीन कर देगा, थिक से थीन बनाता है ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है बी वाला, तो ये वालफेरिन है। वालफेरिन भी बहुत जाना पहचाना मेडिसिन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास हेपारिन एक और स्प्रीन वगैरह ये सब होना चाहिए। ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आया, पल्मोनरी शॉक आया है, तो इस कंडीशंस में हम एयर सप्लाइज और ये मेडिकेशंस दे सकते हैं। ठीक है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए कुछ नहीं ले सकते हैं। बी ड्रग वालफेरिन होता है, ये मार्केट में आता है कंडीन के नेम से। ये भी क्या करती है, ब्लड को ठीक से थीन बनाती है और जो क्लॉटिंग वगैरह उसको ब्लॉकिंग करके वेस्ट में या सर्कुलेट में डाल देती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वेना कावा जो होता है कि वो फिल्टर करता है फ्रॉम फिब्रिलेशंस करके। ठीक है, तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन्स वगैरह अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन्स दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे 100% क्या होगा कि जो ऑक्सीजन्स के वजह, ऑक्सीजन्स हमारे हर बॉडी में होता है, ठीक है, एक कोने कोने में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू भी एम्बोलिज्म को हटा सकते हैं। ठीक है, मार्फेरिन, नेक्स्ट मेडिकेशन है मार्फरिन। मार्फरिन जो होता है कि ये भी थीनर होती है, जो क्लॉटिंग हुआ है उसको ब्लॉक करके बाहर निकालना या सर्कुलेशंस में डाल देना। ये मार्फरिन जो होता है मोस्टली हमें पता है शायद 5 to 10 mg क्या होते हैं कि IV देते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में देते हैं। फिर थ्रोम्बोलाइटिन थेरेपी देंगे। ये थ्रोम्बोलाइटिन थेरेपी में मतलब जो मेडिकेशन देंगे, जो थ्रोम्बोस हैं उसको, लाइटिंग मतलब तोड़ना, उसको तोड़ने के लिए ये मेडिकेशंस देने वाले हैं। थ्रोम्बोलाइटिन मतलब थ्रोम्बस जो हुआ है उसको तोड़ना, जो क्लॉटिंग हुई है उसको तोड़ना, थ्रोम्बस। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है इम्बोलिज्म, डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस। थ्रोम्बस जो होता है वो क्या होता है कि इमोबिलेबल होता है, इमोबिलेबल होता है। जैसे कि हमें क्लॉटिंग हुआ है, वहाँ पे थ्रोम्बस हो जाएगा या थ्रोम्बोसिस हो जाएगा या ब्लड क्लॉट हो जाएगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये ब्लॉक नहीं, क्या होता है कि ये मूव नहीं करता है, लेकिन एम्बोलिज्म जो होता है, एम्बोलिज्म हो गया तो ये मूव करेगा। थ्रोम्बस की कंडीशन मूव नहीं करती है और एम्बोलिज्म की कंडीशन मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि जो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, प्रोवाइड करेंगे कि जो फिल्टरेशंस है, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए प्रोवाइड करेंगे कि उसको डीप ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, डिस्पीनिया हो रही है, ब्रीथिंग पैटर्न में प्रॉब्लम हो रहा है, और वो एयर का जो सर्कुलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, आप राइट डाउन कर सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। ये सब शॉर्ट नोट्स है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसका कॉमन है। ठीक है, इसमें कोई भी अदर आप मैनेजमेंट क्या होता है कि अप्लाइड नहीं कर सकते, जो भी होता है कि मेन होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ पेन किलर्स वगैरह जो भी देते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मेडिकेशंस मार्फेरिन, हेपेरिन, ये सब दिया जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट में। जहाँ पे मैंने एम्बोलिज्म क्रोनिक है, कंडीशन क्रोनिक है, तो क्या करेंगे कि इमोबिलेक्टोमी कर देंगे। जो भी एम्बोलिज्म है उसको कट करके वहाँ से उसको रूट के थ्रू क्या होता है कि अगर जाता बनता है, ठीक है, रूट के थ्रू इसको ब्लॉक करके, नहीं तो उस वेन या आर्टरी को ओपन करके, कट करके वहाँ से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एम्बोलिज्म को ही, इस कंडीशन को कहते हैं एम्बोलेक्टोमी। ये एक लोग एक्टोमी के मीन्स होता है कि कट करके निकालना, एक्टोमी का मीन्स। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्जरी होती है एम्बोलेक्टोमी, जहाँ पे एम्बोलिज्म हुई है उसको कट करके निकाल देना। ठीक है, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा क्या रहेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट तो हमारी जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर कंडीशन में हमें नर्सिंग मैनेजमेंट लास्ट में लिखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो फर्स्ट वन करेंगे क्या,
उसका पेन मैनेजमेंट करेंगे, चेस्ट पेन हो रहा था, ऑक्सीजन मैनेजमेंट करेंगे, डिस्पीनिया हो रही थी, फिर मैनेजमेंट करेंगे कि उसको रिलीफ देंगे, एंग्जाइटी वगैरह से रिलीफ देंगे, ठीक है। मॉनिटर करेंगे कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जो मिल रही है उससे कितना आराम है और कब कब हमने दिया है, क्यों दिया है, किस लिए दिया है, ये राइट डाउन करके रिपोर्ट करके रिकॉर्ड करने होते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आप जो भी वॉचिंग टाइम्स, अगर आपको कोई भी इसमें से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोऑपरेट करिए। हम बहुत अच्छे से क्या होता है कि हम इसको एक्सप्लेनेशंस अच्छे से देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है कि कोई भी हम कंटेंट उठाते हैं, ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसी के लिए होता है, क्योंकि हर एक में देखेंगे कि जो साइंस सिम्टम्स होता है सब एक ही तरीके से होता है, जो डायग्नोसिस होती है सब एक ही तरीके से होती है, लेकिन उसमें क्या होता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो कि उसी के लिए ही बना होता है, ठीक है, उसी के लिए ही बनाता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उस पर फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है, इसी पे नंबर गेन होते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।